हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है। अब हम वो सैम्पल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम करेंगे आपका सेक्शन ए। आपको पता है कि आपके पेपर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। सेक्शन ए जैसे इस वाले पे बायोलॉजी है ना, सेक्शन बी इज केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी इज फिजिक्स। तो हम एक एक करके सेक्शन ए देन बी देन सी जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन ए, मतलब हम बायोलॉजी देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये आपको एक सेटअप दिया हुआ है। एंड बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप इन द apparatus व्हिच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। तो आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है और बोला है कि इसके बेस पे आप बताओ ये जो ऑयल ड्रॉप आपका यहाँ पे apparatus लगाया हुआ है ये क्या चीज को मेजर करके बताएगा, क्या इन्वेस्टिगेट करके बताएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि आपको जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ये आपके पी प्लांट को जर्मिनेट करने का के लिए है। किसमें? एरोबिक कंडीशन में करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पीस है इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन लेते हैं, यूज करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ये रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और ये जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या है ना कि जर्मिनेटिंग पी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, कंज्यूम करता है, जो कि आपके टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, अभी इसके कारण यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है ना, क्योंकि क्या हो गया, सक्शन फोर्स क्रिएट हो गया, जिसके कारण आपका यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण जो आपका ऑयल ड्रॉप, कलर्ड ऑयल ड्रॉप है, वो आपके टेस्ट ट्यूब की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है वो हम इन्वेस्टिगेट करता है इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जर्मिनेशन के टाइम कितना यूज किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन इज यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं जर्मिनेशन के टाइम, हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया हुआ है, हाउ आर द टू स्ट्रेन्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर। डीएनए मॉलिक्यूल के जो 2 स्ट्रेन्स हैं वो कैसे आपस में होल्ड किए रहते हैं एक दूसरे को। तो किसकी वजह से होता है वो हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि हर डीएनए मॉलिक्यूल ट्विस्टेड होता है ना, आपने पढ़ी ऐसे, ट्विस्टेड होती है, 2 स्ट्रेन्स होती है और ये दोनों को क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं, है ना। और ये दोनों हमारे हाइड्रोजन पेयर से अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द गिवन फूड चेन। अब मान लो ये आपको फूड चेन दिया हुआ है, ग्रास, डियर एंड टाइगर। अब इसमें इसने बोला कि डियर आपका नहीं है, डियर नहीं है, क्या होगा, मतलब आपका जो ग्रास खाने वाला है वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ग्रास खाने वाला कोई बचा ही नहीं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ग्रास है उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं बचा, तो ग्रास क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। वही टाइगर, टाइगर तो ग्रास नहीं खाएगा, टाइगर तो डियर को खाएगा, पर डियर अगर खत्म हो गई तो टाइगर तो खा नहीं पाएगा किसी को, तो टाइगर का क्या होगा, उनकी नंबर कम होते चले जाएगी, है ना। तो ग्रास का इंक्रीज हो जाएगा और टाइगर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। सबसे पहला दिया हुआ है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। लाइट की तरफ कौन सा करता है, आपको पता है इसका तो फोटोट्रॉपिज्म ही है। ठीक है, दूसरा ग्रेविटी, ग्रेविटी का कौन करता है, जियोट्रॉपिज्म। तीसरा दिया हुआ है वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स के लिए आप बोलते हो हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड फोर्थ केमिकल, केमिकल के लिए कीमोट्रॉपिज्म। तो अब बस अब देख लो किसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो इसमें फर्स्ट वन ही बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, इट्स इंपॉर्टेंट, यूनी डायरेक्शनल। याद रखना हमेशा जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्योंकि हमेशा क्या होगा, ग्रास को मान लो डियर ने खाया, डियर को मान लो वुल्फ ने खाया, एंड वुल्फ को मान लो अगर टाइगर ने खाया, तो ये हो गया, है ना। तो
जो जिसको खाएगा एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती जाएगी। कभी ये नहीं होगा कि टाइगर को डियर ने खा लिया, डियर को ग्रास ने खा लिया, ये वाला नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से सही है? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था है ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है जो कि आप इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट भी बना सकते हो, है ना। एनारोबिक का एक ये कंडीशन था, तो ये फर्स्ट वन तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। बिल्कुल भी गलत, फर्मेंटेशन एनारोबिक में होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। थर्ड वन इज फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फर्मेंटेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ओनली एरोबिक होता है। और लेकिन फर्मेंटेशन हमारा क्या है, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फोर्थ वन इज फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ वन सही है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which neuron carries impulse from receptor to brain? कौन सा न्यूरॉन पढ़ा था आपने जो आपके रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाता था? बिल्कुल सही सोच रहे हो, सेंसरी न्यूरॉन था, है ना, जो कि क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर से ब्रेन तक का ले जाने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया हुआ हमारा 8, non-flowering plants cannot reproduce sexually। क्या non-flowering plants sexually reproduce नहीं कर सकते? बिल्कुल भी। देखो क्या होता है, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हो या आप जानते हो कि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन मैंडेटरी है ना, गैमेट के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो अगर किसी फ्लावर को रिप्रोड्यूस कर रहा है अदर देन गैमेट्स, जैसे वो अपने स्टेम से कर रहा है, रूट से कर रहा है, लीफ से कर रहा है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ना ही कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फ्लावरिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इट्स ट्रू। सेकेंड देखते हैं, फ्लावर इज ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन प्रोड्यूस गैमेट। क्या ये सही है? क्या फ्लावर अकेला वो पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है? यस, क्योंकि हमारे फ्लावर में ही क्या होता है, एंथर होता है, जिसमें कि हमारा पॉलन ग्रेन था। ठीक है, और वहीं पे नीचे हमारा क्या था, ओवरी था, जहां पे पॉलन ग्रेन आता है, एग रहता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो यस इट्स ट्रू, मतलब दोनों ही सेंटेंस सही है एंड ये दोनों एक दूसरे के क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दोनों सेंटेंस सही होते एंड लेट्स सपोज असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है ना, जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं कर सकते, इसका मान लो रीजन अगर यहाँ पे ये दिया होता कि लीफ से भी प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, है ना। एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि फ्लावर ही अकेला वो प्लांट का पार्ट है जो कि गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो विदाउट फ्लावर वो एसेक्सुअल करेगा एंड विद फ्लावर सेक्सुअल करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि दोनों सही है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a food chain can have maximum of 3 topic levels। क्या एक फूड चेन के पास मैक्सिमम 3 ही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। अभी मैंने जो लास्ट में आपको फूड चेन बनाया था उसमें जरूरी नहीं 3 हो, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव हायर अप द फूड चेन। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ी है ना, ओनली 10% सॉरी एनर्जी ऊपर ट्रांसफर होती है, पढ़ा है आपने, है ना। ओनली 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
Write one difference between asexual reproduction and sexual mode of reproduction. कोई भी आपको एक डिफरेंस लिखना है तो एक डिफरेंस में तो कोई नहीं है ना. एसेक्सुअल में क्या होता है आपका गैमेट का फॉर्मेशन, सॉरी सेक्सुअल में, बट एसेक्सुअल में कोई नीड नहीं लगती. ठीक है. वही बात रही बात सेक्सुअल में जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सारे डिप्लॉइड होते हैं. जाइगोट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता. सेक्सुअल के लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल के लिए सिंगल पेरेंट्स होते हैं. तो ये आप कोई भी इसमें से लिख सकते हो, है ना. वही सेक्सुअल में आपका क्या होता है, वेरिएशन होता है. एसेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं तेरे पेरेंट के. बहुत सारे डिफरेंस है. एनीवन. Which species is likely to have better chances of survival? The one reproducing asexually or the one reproducing sexually? Justify your answer. अब सोचो कि किसके चांसेस ऑफ लिविंग ज्यादा है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या सेक्सुअली. आपको क्या लगता है? अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर एसेक्सुअली वो करेगा मतलब अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बन रही है. तो एग्जैक्ट कॉपी अगर वो बन रहा है तो क्या एनवायरमेंट के चेंजेस को वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसीलिए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले ज्यादा उनके पास चांस है कि वो बेटर सरवाइव कर सके. ठीक है. क्योंकि इनमें क्या होता है, वेरिएशंस होते रहते हैं. वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, जो इनके विगर बोलो या विटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. तो नेक्स्ट जनरेशन नए एनवायरमेंट, नए सराउंडिंग को अडेप्ट करने के लिए उनके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी या उनकी अडेप्टेबिलिटी बेटर होती है. तो सेक्सुअल वाले ज्यादा बेटर सरवाइव कर पाएंगे. ठीक है. ओके. 11th है, what would happen if all the microorganisms are removed from the environment? क्या होगा अगर सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? सोचो. अब सोचो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डिकम्पोजेस भी होते हैं. ठीक है. तो अब अगर मान लो आपने हटा दिया तो आपके जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स जो डेड हैं हमारे अर्थ पे, वो सारे एज इट इज रह जाएंगे, है ना. जिसके कारण क्या होगा, और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा और वो एक जगह पाइल अप होते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि वो खत्म. अभी हमारे पास डिकम्पोजेस हैं जो उसको डिकम्पोज करके खत्म कर देते हैं, बट लेट सपोज डिकम्पोजेस नहीं होंगे तो वो पाइल अप होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे. और क्या होगा, उसके कारण एनवायरनमेंट और ज्यादा पॉल्यूट हो जाएगा और जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई. ठीक है. तो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा. मैं यहाँ पे बच्चों बस आपको समझा रही हूँ. अगर आपको किसी क्वेश्चन का रिटर्न आंसर चाहिए तो आप बताना, आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर दे दूंगी. ठीक है. या फिर आपको देखो यहाँ पे और का ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप ये लिखो या दूसरा लिखो. तो आपको दूसरा दिया हुआ है, स्टेट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर एट हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर. कोई एक फंक्शन लिखना है जिससे कि आपका ओजोन एटमॉस्फेयर में है. तो आप सबको पता है, एक तो आई थिंक हर बच्चा लिख लेगा, यूवी रेडिएशन से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना. एक ये आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है. हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड? ओजोन फॉर्म्ड कैसे होता है? ओके, मैं याद दिला देती हूँ, चैप्टर में आपने पढ़ी है. यूवी रेडिएशन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है और वो ऑक्सीजन के 2 एटम में स्प्लिट हो जाते हैं. देन जो आपके फ्री ऑक्सीजन के एटम हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके वो हमारा ओजोन लेयर, मतलब ओजोन फॉर्म करते हैं. ठीक है. Third one, it has been observed that ozone layer is getting depleted. Name the compound responsible for depletion. CFC, chlorofluorocarbon. इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 12 से लेके आगे जो हमारे कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं बना के डाल दूंगी. ठीक है. आप उसको देख सकते हैं. फिर उसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे. तो अभी के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया है. क्वेश्चन 12 में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. थैंक यू.